Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, लाइफ का मतलब आप सभी जानते हो, जीवन। इन में टेम्परेट ग्रास लैंड है वैसे एरिया जो टेम्परेट रीजन में आता हो और उस एरियाज में जो ग्रासेस ग्रो करते हैं उसे टेम्परेट ग्रास लैंड कहा जाता है। बच्चों, जिन एरियाज में ट्रीज का मेन रूप से वेजिटेशन ग्रो करता है उन एरियाज को फॉरेस्ट कहा जाता है। जिन एरियाज में ग्रासेस प्रोमिनेंट होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी ग्रास ही ग्रास होता है, उन एरियाज को ग्रास लैंड कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने लैंड हैं उस लैंड के 1/4 पार्ट में ग्रासेस ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्रासेस ग्रो करते हैं वे मेन रूप से क्लाइमेट और सॉइल पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। मेन रूप से जो ग्रासेस होते हैं वे क्लाइमेट पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं, यानी कि क्लाइमेट जो है ग्रासेस को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, निभाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रासेस हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेम्परेट ग्रास लैंड और सेकेंड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ये हमारा 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ग्रास लैंड है, 1 टेम्परेट ग्रास लैंड और सेकेंड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। स्टूडेंट्स, हम लोग इस डायग्राम में समझेंगे टेम्परेट ग्रास लैंड यानी कि टेम्परेट रीजन किसको कहते हैं। स्टूडेंट, सपोज इट इज़ अ ग्लोब, मीन्स अर्थ, ये हमारा अर्थ है और अर्थ को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, पहले से ही आप लोग जानते हो। जैसे ये जो है इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि टेम्परेट रीजन, टेम्परेट जोन कौन सा है। तो ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन है। किसके किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर का, ये टेम्परेट जोन है और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी नॉर्थ टेम्परेट एरिया। और हम लोग आज इस लेसन में जो पढ़ने वाले हैं यहीं पर टेम्परेट ग्रास लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में है और डायग्राम से भी समझेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल इसे समझ लो। उसके बाद ये साउथ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? साउथ टेम्परेट जोन। यानी कि टेम्परेट रीजन का कौन कौन से हो गए? ये पूरा एरिया और इन्हीं दोनों एरियाज़ में जो ग्रासलैंड ग्रो किए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास ग्रो किया है जिसको प्रेरीज कहा जाता है वो यहाँ पर है और साउथ अफ्रीका में जो ग्रासेस ग्रो किए हैं वो यहाँ पे हैं जिसको वेल्ड ग्रासेस कहा जाता है। अब हम लोग प्रेरीज के बारे में जानेंगे। ये जो डायग्राम दिखाया गया है
ये प्रेरीज ग्रासलैंड को दिखाया गया है। देखिए, देखने में एक भी ट्रेस नहीं दिख रहे हैं, केवल ग्रास ही ग्रास हैं। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि यह जो प्रेरीज लैंड है ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और यूएसए क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो लैंड है ये फ्लैट है, देखने से ही समझ आ रहा है। साथ में ये जेंटली स्लोपिंग है, थोड़ा हल्का स्लोप है, ढाल है। और यह जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। अक्सर जो प्रेरीज एरिया हैं वहाँ ट्रीज नहीं होते, लेकिन कुछ एरियाज जो रिवर वैली होते हैं, जो लोअर एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में ट्रीज ग्रो करते हैं। और वहाँ का जो लैंडस्केप होता है, प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और ऐसे एरियाज को सी ऑफ द ग्रास कहा जाता है। बच्चों, प्रेरी जो वर्ड है यह लैटिन वर्ड प्रिएटा से लिया गया है, प्रिएटा से ओरिजिनेट हुआ है। प्रिएटा का मतलब होता है मेडो, मेडो यानी कि घास का मैदान। बच्चों, हम लोगों ने देखा था ग्लोब, और ग्लोब में देखा था हम लोगों ने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो इस डायग्राम में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखाया गया है। इस डायग्राम में मेन रूप से नॉर्थ अमेरिका को दिखाया गया है, और नॉर्थ अमेरिका को दिखाने की वजह से सारा चीज़ उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो लाइन दिखा रहा है ये लाइन आर्कटिक सर्कल है। अब इन दोनों के बीच के रीजन को टेम्परेट रीजन कहा जाता है। तो ये देखिए पूरे के पूरे एरिया टेम्परेट रीजन में आ रहा है। ये जो येलो कलर से दिखाया गया है यही प्रेरीज लैंड है, और यह प्रेरीज ग्रासलैंड वेस्ट में रॉकी माउंटेन से गिरा हुआ है, ये रॉकी माउंटेन है यहाँ पर, और ईस्ट में ग्रेट लेक से गिरा हुआ है। और इन दोनों के बीच में प्रेरीज लैंड ग्रासलैंड है। प्रेरीज ग्रासलैंड जो यूएसए एरिया में है वह एरिया मिसिसिपी रिवर से सिंचाई की जाती है, इरिगेट होता है। और जो कनाडा रीजन में है ये एरिया सास्केचुआन रिवर से सिंचाई किया जाता है, इरिगेट होता है। इन एरियाज़ में नेटिव अमेरिकन का होम है, और इन नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियंस कहा जाता है। एक्चुअल में ये रेड इंडियंस ही यहाँ का वास्तविक हैबिटेंट हैं, वास्तविक निवासी हैं। और इनके अलावा भी अदर ट्राइब्स भी यहाँ पे रहते हैं। जो अदर ट्राइब्स रहते हैं वे हैं अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पाउनी। ये ट्राइब्स इन एरियाज़ में रहते हैं। प्रेरी ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली टेम्परेचर है, यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ है। यहाँ का जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन में चला जाता है, और समर सीजन में 20 डिग्री तक रहता है। यह टेम्परेचर विनिपेग एरियाज का रिकॉर्ड किया गया है। विनिपेग एरियाज कनाडा में स्थित है। यहाँ पर यानी इन एरियाज़ में
आइस का ब्लैंकेट बिछ जाता है, यानी कि आइस का चादर यहाँ पे बिछ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी वेरिएंट नहीं होने के कारण, वेरिएंट यानी कि पहाड़ या कोई रोकने वाला बड़ा चीज़ नहीं है, जिससे कि इन एरियाज़ में चिनोक विंड ब्लो करता है। और चिनोक विंड जो है हॉट विंड होता है, और यह जब इन एरियाज़ में ब्लो करता है तो यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आइस है वह मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। और जब आइस पिघल जाते हैं तो वहाँ का लैंड खाली हो जाता है, और उस लैंड पे ग्रासेस ग्रो करने लगते हैं। और जब ग्रासेस ग्रो करते हैं तो यहाँ एनिमल्स रियरिंग करने लगते हैं। प्रेरीज ग्रासलैंड में जो एनुअली रेनफॉल होता है, जो वार्षिक वर्षा होती है, वह मॉडरेट होता है। और यह वर्षा रेनफॉल ग्रास के लिए बहुत उपयुक्त होता है, आइडियल होता है। जो ग्रासेस यहाँ पे अच्छा ग्रो करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्रेरीज ग्रासलैंड में ट्रीज़ नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि रिवर वैलीज़ एरियाज़ में, जो लोअर एरियाज़ हैं, वहाँ पर कुछ ट्री ग्रो करते हैं। और जो ट्री ग्रो करते हैं वे ट्रीज़ हैं विलोज़, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स। ये ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो करते हैं। जिन एरियाज़ में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर होता है, वे एरियाज़ फार्मिंग के लिए सूटेबल होता है। और उन एरियाज़ का जो सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से उन एरियाज़ में क्रॉप का प्रोडक्शन भी मेजर लेवल पर किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और जो क्रॉप का प्रोडक्शन वहाँ होता है, उन क्रॉप्स का नाम है मेज, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फ़ाल्फ़ा। ये क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं। जिन एरियाज़ में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है, उन एरियाज़ में ग्रासेस कम ग्रो करते हैं, स्पर्स होते हैं, और ग्रासेस जो है शॉर्ट होता है। स्पर्स यानी विरल होता है, कम घना होता है। शॉर्ट यानी छोटे छोटे होते हैं। और ऐसे एरियाज़ में एनिमल्स का रेयरिंग उपयुक्त होता है। और ऐसे जगहों में बड़े बड़े फार्म होते हैं, और उन फार्म्स को रैंचेज कहा जाता है। और जिस फार्म को लुक आफ्टर करता है, जो लोग उस फार्म को देखभाल करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है काउबॉयज़। यहाँ पर इस डायग्राम में घोड़ा को पकड़े हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, और इस व्यक्ति को ही काउबॉय कहा जाता है। यह जो डायग्राम दिखाया गया है यह बिसन का है, जो अमेरिकन बफेलो है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है वहाँ का, और इसका हंटिंग बहुत अधिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह बिसन एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो आज आवश्यकता है कि इन एनिमल्स को जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको सेव किया जाए। यहाँ पर बिसन के अलावा कुछ और एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। यहाँ के जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और वे लोग सक्सेसफुली सफलतापूर्वक वे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जो यूएसए और कनाडा एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी साइंटिफिक मेथड का
उपयोग किया जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, यानी एग्रीकल्चर एरियाज में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक मेथड में जैसे ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर, कंबाइंस, इन सभी चीज़ों का उपयोग बहुत बड़े मात्रा पर किया जाता है। कंबाइंस, बच्चों कंबाइंस क्या होता है? कंबाइंस एक सिंगल मशीन है जो कई काम करता है। जैसे जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में सीड को बोया जाता है, यानी सोइंग किया जाता है, वो काम भी कंबाइन करता है। और खेत को जोतना यानी प्लाविंग करना, ये काम भी कंबाइन करता है। और इसके अलावा जो क्रॉप होते हैं उसको कटाई भी ये कर देता है। तो ये कंबाइन रूप से कई काम कर दे रहा है, 3 in 1 कह सकते हो। तो इसीलिए इसका नाम कंबाइन है। इस तरह के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इन एरियाज़ में, जिसकी वजह से यहाँ का जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक होता है। यानी कि सरप्लस फूड बहुत ही अधिक होता है, जिसको कि कई कंट्रीज़ में दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेंड किया जाता है और सभी की आवश्यकता को फुलफ़िल किया जाता है। इसीलिए इस एरियाज को ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इन एरियाज़ में फार्मिंग के अलावा और भी कार्य किए जाते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, यानी दूध का प्रोडक्शन भी किया जाता है। और इसके लिए भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रेट लेक से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक एक्सपेंड है, फैला हुआ है। ये डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, दोनों के लिए अच्छे इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हैं। इनके अलावा इन एरियाज़ में मिनरल डिपॉज़िट भी पाया जाता है, मिनरल डिपॉज़िट भी है, कोल, आयरन, और साथ में यहाँ का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वे भी ये नेटवर्क के जैसा है। गुड नेटवर्क है यहाँ पर, रोडवे, रेलवेज एंड कैनाल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स प्रिपेयर होते हैं उसको मार्केट तक पहुँचाने में सुविधा होती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे कंट्रीज़ तक भेजा जाता है। अमेरिकन प्रेरीज में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वे है चिकागो, मिनीपोलिस, इंडियापोलिस, कानसास एंड डेनवर। और कनाडियन प्रेरीज में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वे हैं एडमॉन्टन, सास्कैटून, कालगेरी एंड विनिपेग।